बैठे थोड़ी होते आए हो या? पता नहीं। अच्छा अभी सेशन आई सर ये हुआ कि ये था आप कौन है सप्लायर वो सामने वाली ना बैठी हुई है वो आपको गाइड करती है नहीं हमारे पास पढ़ाई है आपने इसको इससे रिलेटेड आप दोनों के
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐमन ज़ाहिर, प्रेजेंट सर। अली मोहम्मद, प्रेजेंट सर। अरसलान काशी, प्रेजेंट सर। आयशा अख्तर, आयशा अख्तर, प्रेजेंट। आयशा अख्तर, प्रेजेंट सर। आयशा कनीज़ा, प्रेजेंट सर। आयशा नवीद, प्रेजेंट सर। फायजा इरशाद, प्रेजेंट सर। फरिया अजहर, प्रेजेंट सर। जवेरिया शेख, प्रेजेंट सर। किंजा बख्तावर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान मजीद, मोहम्मद अरसलान मजीद, निमरा अफजल, प्रेजेंट सर। निमरा अफजल, प्रेजेंट सर। निमरा सदीक, प्रेजेंट सर। निमरा शाहिद, प्रेजेंट सर। नूरुल ऐन, प्रेजेंट सर। रिजवानुल्लाह खान, रिजवानुल्लाह खान, साइमा रुबाब, प्रेजेंट सर। सना गफ्फार, प्रेजेंट सर। सीरत रानी, प्रेजेंट सर। शहलिजा नईम, प्रेजेंट सर। यूजिंग सैयदा सर नेट का। सैयदा सुमैया गिलानी, सैयदा सुमैया गिलानी, तौसीफ अहमद, प्रेजेंट सर। उसामा गुलजार, उसामा गुलजार, उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन उसामा, वजीहा मकबूल। प्रेजेंट सर। वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस सेक्शन में एब्सेंट है। मोहम्मद अरसलान मजीद, सर अगर प्रेजेंट हूँ नेट का। ठीक है, अगर प्रेजेंट इस वक्त भी प्रेजेंट हो तो रन लगवा सकते हो। जी सर प्रेजेंट हूँ। रिजवानुल्लाह खान, अरसलान आपकी अटेंडेंस हो गई है। थैंक यू।
रिजवानुल्लाह खान, सैयदा सुमैया गिलानी, Present, sir. उसामा गुलजार, जी सर। उस्मान हुसैन उसामा। अनम असगर, Present, sir. अक्सा, अक्सा, Present, sir. अतीकुर रहमान, Present. आयशा अरशद, आयशा अरशद, बिस्मा तनवीर, Present, sir. महानूर भट्ट, Present, sir. मरियम जारिफ, Yes, sir. मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शाहिद सरवर, मोहम्मद शोएब, Present, sir. नूर फातिमा, Present, sir. राबिया नज़र, Present, sir. सैयदा फातिमा वाजिद, सैयदा फातिमा वाजिद, उमर फारूक, Yes, sir. Present. जोहा यासीन, Present. जोहा यासीन, सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दी है। जी कर दिए। थैंक यू सर। अब वो नाम सुन लें जो स्टूडेंट एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं इस सेक्शन में। आयशा अरशद, मोहम्मद शाहिद सरवर, जोहा यासीन। आज आप लोगों ने जी सर एक क्वेश्चन था, अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? कंसंट्रेशन उस स्पीशी की जिसकी आप स्लोप कैलकुलेट कर रहे हो उसकी डिक्रीज होगी। नेगेटिव वैल्यू आए तो जी, और अगर जी प्लस थैंक हो यू तो उस कंडीशन में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। जी थैंक यू। आज आप लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। लास्ट टाइम जो आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है वो केमिकल काइनेटिक्स था, जिसमें सिर्फ आप लोग ये चेक करते हो कि रिएक्शन होता है या नहीं होता है, कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। उसमें ये चेक नहीं करते कि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है या नहीं। लेकिन आज का जो चैप्टर है उसमें आप लोग ये चेक करते हो कि रिएक्टेंट स्पीशी जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है और प्रोडक्ट स्पीशी जो है इन द रिवर्स रिएक्टेंट स्पीशी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और ऐसे स्टेज जिस पर रिएक्टेंट जिस रेशो के साथ, जिस रेट के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है और अगर उसी रेट के साथ प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है,
तो उस स्टेज को, उस पोजीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसी पोजीशन जिस पर रिएक्टेंट स्पीशी या रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का और रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का सेम हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या जितनी अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी उतनी ही अमाउंट प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, तो उस पोजीशन को, उस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये उन रिएक्शन के लिए होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो रिवर्सिबल होते हैं। आप लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। उसमें सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन नहीं होता। और आप लोगों को ये पता है कि जब भी आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कंज्यूम हो रही है या नहीं हो रही, और उस बेस पर आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हो। आप लोगों के पास इनिशियली जब भी रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। ये आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी किया है। और इसके साथ आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो जनरेट होती है। सपोज आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है और ये कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में। अब डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस जो है वो कन्वर्ट होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, और इन द रिवर्स जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब जिस रेशो के साथ आप लोगों के पास यहाँ पर जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो ये चीज़ शो कर रही है कि आप लोगों का 1 मोल इस स्पीशी का कंज्यूम होता है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के बनते हैं। इसका मतलब है कि कम अमाउंट कंज्यूम होती है और ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होता है। यानी कि 1 मोल कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट में, रिजल्ट में आप लोगों के पास 2 मोल्स हासिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट स्पीशी की फॉरवर्ड रिएक्शन में कंसंट्रेशन जो है वो कम है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। या आप लोग ये भी कह सकते हो, इन द फॉरवर्ड रिएक्शन the concentration of reactant species is small and concentration of product is high or doubled as compared to reactant species। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास 1 मोल है तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट के 2 मोल बन रहे हैं जो कि 1 मोल के डबल है। इसी तरह अगर आप लोगों के पास इसके 2 मोल यूज़ करते हो तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट के 4 मोल बनेंगे। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी है, ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट स्पीशी है, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की निस्बत डबल कंसंट्रेशन हासिल हो रही है। और ये आप लोग ग्राफ से भी चेक कर सकते हो कि ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी है जिसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। अब इसमें स्लाइटली डिक्लाइन आया है, लेकिन जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है इसकी निस्बत इसकी कंसंट्रेशन डबल इंक्रीज हुई है, जो इंडिकेट करती है कि आप लोगों के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। अब इक्विलिब्रियम स्टेज आप लोगों के पास किसी भी रिएक्शन में किसी वक्त भी आ सकता है। स्टार्टिंग पोजीशन पर भी आ सकता है,
मिड पोजीशन पर भी आ सकता है, या उस वक्त भी केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन आ सकती है जिस वक्त रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। अगर आप लोगों के पास ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन उस वक्त स्टेबलिश होती है जिस वक्त रिएक्शन स्लाइटली जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है और उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो हासिल हो गई है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस तरह ग्राफ हासिल होता है कि आप लोगों के पास इसकी कंसंट्रेशन स्लाइटली कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट में, और ये आप लोगों के पास स्लाइटली कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की हासिल होती है, और उसके बाद इनका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन में डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होती है, उसी रेट के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो भी कंबाइन होकर डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है वो जनरेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर दोनों की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। और आप लोगों के पास स्टार्टिंग में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आप लोगों के पास जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू में वेरिएशन आता है, लेकिन उसके बाद कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि कंसंट्रेशन मज़ीद चेंज नहीं होती। इसी तरह आप लोगों की जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है जिस वक्त आप लोगों का रिएक्शन हुआ है जस्ट उसी वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, लेकिन जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में उसकी मज़ीद कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होती, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन जो है वो हासिल होती है। और ये लाइन इंडिकेट करती है कि आप लोगों का ना ही रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ना ही प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, जिससे हमें ये इंडिकेशन होता है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पर हासिल हो चुका है, इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो हासिल हो चुकी है। और ये भी साथ में इंडिकेशन करता है कि आप लोगों की जस्ट स्लाइटली अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है और उसके बाद आप लोगों की जो इक्विलिब्रियम स्टेज है वो हासिल हो चुकी है। और बाद ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट की स्पीशी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती जाती है, या ये भी कह सकते हो इन द मिड, यानी कि हाफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है और हाफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बनती है उसके निस्बत जिस वक्त रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस तरह ग्राफ हासिल होता है कि ये स्टार्टिंग में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है ग्राफ हासिल हुआ है, अगर आप इसे ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली होता रहता है तो उस कंडीशन में इस रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होता है। और आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम की स्टेज उस वक्त हासिल होगी जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल रेट के साथ सेम स्पीड के साथ सेम टाइम में हो रहे होंगे। तो यानी कि जितनी कंसंट्रेशन आप लोगों के पास रिएक्टेंट की बन रही होगी उतनी ही कंसंट्रेशन आप लोगों के पास प्रोडक्ट स्पीशी की हासिल हो रही होगी, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस जैसा ग्राफ हासिल होता है। और ये वो पोजीशन है जिस दौरान ना ही रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और ना ही प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। इसका मतलब है जिस रेशियो के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है उसी रेशियो के साथ प्रोडक्ट स्पीशी जो है वो रिवर्स में रिएक्टेंट स्पीशी बनाना शुरू कर देता है, और इस कंडीशन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम Kc की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं
मोलर रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर रेशियो ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये आप लोगों के पास उस वक्त है जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्शन स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हासिल हो जाती है। ये उस वक्त आप लोगों के पास स्टेज हासिल होती है जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्टेंट जो है वो तकरीबन दरमियान में इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल होती है। और ये पोजीशन उस वक्त है जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्टेंट जो है, जिस वक्त रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है, उस वक्त इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल होती है। क्योंकि उस कंडीशन में आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम स्टेज पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट स्पीशी के। क्योंकि आप लोगों ने Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और अगर आप लोगों के पास Kc की वैल्यू ज़्यादा हासिल होती है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। और जिस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होने वाला होगा। रिएक्शन जो है, रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेज उस वक्त हासिल हुई है जिस वक्त रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा। और ये हमें इंडिकेशन, ये जो आप लोगों के पास ग्राफ हासिल होता है, जो आप लोगों के पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हासिल होती है इस ग्राफ के ज़रिए, उससे इंडिकेशन होता है कि आप लोगों की केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज रिएक्शन के स्टार्ट में हासिल हुई है या केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज मिड रिएक्शन के बाद हासिल हुई है या केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज जिस वक्त रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है उस वक्त आप लोगों के पास रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हुई है। ये लाजमी नहीं होता कि आप लोगों के पास हाफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, हाफ रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो उसी वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम हासिल हो, ये लाजमी नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम के स्टेज जो है रिएक्शन के स्टार्ट में भी हासिल हो सकती है, मिड में भी हासिल हो सकती है, रिएक्शन के कंप्लीट होने से कुछ देर पहले भी हासिल हो सकती है। लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि आप लोगों का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसके दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। उस स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास रिएक्शन दिया हुआ है, ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी की कर्व है जिसमें आप लोगों के पास जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन जिस वक्त रिवर्स रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होकर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बनाते हैं। और उस कंडीशन में आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और उस कंडीशन में आप लोगों के पास मोलर कंसंट्रेशन जो रेट को डिटरमाइन करेगी वो प्रोडक्ट यानी कि जो कि रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट कर रही होगी उसकी कंसंट्रेशन को हम मेजर करेंगे। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के जो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसके मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब इस कंडीशन में आप लोगों के पास दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है कि रिएक्टेंट जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड गैस होगी। और जिस वक्त ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बनाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी होगी। इस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और इस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो रिवर्स कंडीशन में होगा। जिस वक्त ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है उस पोजीशन को हम केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है
रिएक्शन के स्टार्ट में भी हासिल हो सकती है, मिड में भी हासिल हो सकती है, और रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी हासिल हो सकती है। अब आप लोगों के पास ये एक रिएक्शन है जिसमें आप लोग डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को डिकम्पोज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करते हैं। अब आप लोगों के पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो है 0.0400 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की, क्योंकि आप लोग इसको जिस तरह आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, केमिकल काइनेटिक्स स्टडी करने के लिए डिफरेंट इंटरवल के बाद कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हो, इसमें भी इसी तरह डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हो और उसका रेशियो कैलकुलेट करते हो, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हासिल होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है केमिकल इक्विलिब्रियम Kc जो है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज। Kc यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास Kc की वैल्यू हासिल होती है। और अगर आप लोगों के पास Kc की वैल्यू लार्ज है, Kc की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, जो इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज उस वक़्त हासिल हुई है जिस वक़्त रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है। या ये भी इंडिकेशन करती है कि आप लोगों के पास कम रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन कंज्यूम हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप लोगों के पास ज़्यादा हासिल हो रही है। या आप लोगों के पास डिफरेंट जी पूछें सर, जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज कंज्यूम हो रही है तो फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कैसे इंक्रीज होगी? रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट परफॉर्म होता है ना। रिएक्टेंट की कंज्यूम होगी तो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कंज्यूम नहीं होगी तो प्रोडक्ट किस तरह बनेगा? सर, अगर थोड़ी होगी तो फिर प्रोडक्ट की ज़्यादा कैसे होगी? मैंने ये कहा है अगर आप लोगों के पास केमिकल केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम कंज्यूम हो और प्रोडक्ट का ज़्यादा बन रहे हों, तो उस कंडीशन में थोड़ी कंसंट्रेशन से ज़्यादा प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल हो रही है। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास 1 मोल कंज्यूम हो रहा है और 2 मोल बन रहे हैं, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन इसकी निस्बत डबल बन रही है। अगर इसके 4 मोल कंज्यूम होते हैं तो इसके आप लोगों के 8 मोल बन रहे हैं, 4 के बदले में 4 नहीं बन रहे हैं, 4 से डबल बन रहे हैं। तो वो हमें जी सर। केमिकल इक्वेशन से पता चलता है कि आप लोगों के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के निस्बत ज़्यादा बन रही है या कम बन रही है, और उसकी बेस पर ही हम बताते हैं कि आप लोगों का रिएक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज जो है वो रिएक्शन की इनिशियल स्टेज पर है या फाइनल स्टेज पर आप लोगों को हासिल हुई है या रिएक्शन के कंप्लीट होने के से कुछ देर पहले केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज हासिल हुई है। ठीक है। अब जिस तरह ये आप लोगों के पास कंसंट्रेशन है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ये उस वक्त है जिस वक्त आप लोगों ने रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया, यानी कि इन द स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि उस वक्त आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होती है और जितनी भी कंसंट्रेशन मौजूद होती है वो रिएक्टेंट स्पीशी की है। उसके बाद सपोज आप लोगों की इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल होती है जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन जो है वो 0.0337 मोलर सोल्यूशन बचता है, इतनी कंसंट्रेशन बाकी बच जाती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो आप लोगों के पास हासिल होती है वो 0.0125 मोलर या कंसंट्रेशन हासिल होती है। अब आप लोग इसके केमिकल इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना चाहते हो तो केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू में आप लोग
ये वैल्यू यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और उसके साथ आप लोग स्केयर यूज़ करते हो क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डबल बन रही है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हासिल होती है। और अगर ये इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों के पास ज़्यादा हासिल होती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। और अगर आप लोगों के पास ये के सी की वैल्यू, केमिकल इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव में हासिल होती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के रिएक्शन के दौरान ज़्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीशी की है और प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन कम है। जिस तरह अब आप लोगों के पास इसमें आप लोगों के पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम के वैल्यू है वो 4.60 इंटू 10⁻³ हासिल हो रही है। अब ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आप लोगों के पास रिएक्शन के दौरान जो आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हुई है उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट स्पीशी की है, प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन कम है। अब प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन कम बनी है, ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट स्पीशी की बची है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा रिएक्शन हुआ है और उसके फ़ौरन बाद ही इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल हो गई है, जिसकी वजह से मज़ीद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप लोगों के पास हासिल नहीं हुई है। और इस तरह हम के सी की वैल्यू से ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो स्टार्टिंग रिएक्शन में आप लोगों के पास हासिल हुई है या मिड ऑफ रिएक्शन के ऑलमोस्ट करीब आप लोगों के पास के सी की वैल्यू हासिल हुई है, या आप लोगों के पास रिएक्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज रिएक्शन कंप्लीट होने से कुछ देर पहले हासिल हुई है, और वो हमें के सी की वैल्यू से पता चलती है। और अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी की इन दोनों में से रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन गिवन हो और के की वैल्यू गिवन हो तो उस बेस पर आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने डायरेक्ट इस इक्वेशन में फार्मूला अप्लाई करना है जिसके मुताबिक के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब इसकी कंसंट्रेशन गिवन होगी, के सी की वैल्यू गिवन होगी, तो आप लोग इसको जिस वक्त रीअरेंज करते हैं तो वो आपके पास हासिल होती है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय के सी की वैल्यू। दोनों को आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन हासिल हो सकती है। और अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन है और इसके साथ आप लोगों के पास के सी की वैल्यू गिवन है तो उस कंडीशन में आप लोग रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी की वैल्यू गिवन है और इसके साथ आप लोगों के पास के सी की वैल्यू गिवन है तो उस कंडीशन में आप लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट आप लोगों ने रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन को के सी से मल्टीप्लाई करना है तो उसके रिजल्ट में आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी प्रोडक्ट स्पीशी की कंसंट्रेशन जो है वो हासिल हो जाएगी। और इस तरह हम आसानी से बता सकते हैं कि आप लोगों का रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज रिएक्शन के स्टार्ट में हासिल होती है, रिएक्शन के बाद हासिल होती है या मिड में हासिल होती है। जब भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हैं तो वो इक्वल होती है। सपोज आप लोगों के पास ये रिएक्शन है कि ए रिएक्टेंट स्पीशी है और बी है, दोनों आप लोगों के पास रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद आप लोगों के पास सी और डी प्रोडक्ट बनता है। और इन द रिवर्स जो है सी और डी दोनों कंबाइन होकर आप लोगों के पास ए और बी बनाते हैं। स्मॉल ए स्मॉल बी आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स हैं ए और बी रिस्पेक्टिवली रिएक्टेंट मटेरियल के। इसी तरह स्मॉल सी और स्मॉल डी जो है वो आप लोगों के पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पीशी और इसके नंबर ऑफ मोल्स को हम इसकी पावर में लिखते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी, और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हम रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन के पावर में लिखते हैं। अब ये आप लोगों के पास बेसिकली के सी जो है वो रेशियो है प्रोडक्ट की वैल्यू डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की वैल्यू।
अगर आप लोगों के पास दोनों की कंसंट्रेशन सेम हासिल होती है तो ये उस वक्त होगी जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दोनों सेम होंगी। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो आप लोगों के पास 1 आंसर आता है। और अगर आप लोगों के पास इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी तो उस कंडीशन में इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो प्लस में हासिल होती है। और अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि सी और डी की कंसंट्रेशन कम है और ए और बी की कंसंट्रेशन स्मॉल है तो उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास के सी की वैल्यू नेगेटिव में हासिल होती है। अगर वैल्यू आप लोगों के पास के सी की नेगेटिव में हासिल हुई है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। अगर आप लोगों के पास के सी की वैल्यू ज़्यादा हासिल हुई है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है। और अगर आप लोगों के पास के सी की वैल्यू इक्वल है 1 के तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों ही इक्वल हैं, तो जिसकी वजह से दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं तो आप लोगों के पास आंसर जो है वो 1 हासिल होता है। और इस तरह हम बता सकते हैं कि आप लोगों का रिएक्शन जो है उस वो रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेज जो है इनिशियल स्टेज पर हासिल हुई है या उसके कुछ देर बाद हासिल हुई है। हम ये भी बता सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हासिल हुई है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर अगर आप लोगों के पास Kc की वैल्यू नाउन हो और इसके साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक स्पीशीज की कंसंट्रेशन गिवन। जिस तरह ये एक एग्जांपल दी हुई है कि आप लोगों के पास ये आप लोगों ने पहले परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशीज की प्रोडक्ट स्पीशीज की कंसंट्रेशन जो है वो 0.0125 है और रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन जो है वो 0.0335 है। इसका जिस वक्त आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 4.64 इंटू 10⁻³ इसके बाद जिस वक्त आप लोग एक्सपेरिमेंट 5 को परफॉर्म करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की वो हासिल होती है 0.0141 और रिएक्टेंट की जो आप लोगों के पास कंसंट्रेशन बाकी बचती है वो 0.0425 है इक्विलिब्रियम स्टेज पर। तो जिस वक्त आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू हासिल होती है 4.63 इंटू 10⁻³ अब आप लोगों के पास इनिशियल Kc की वैल्यू ये थी और फाइनल में आप लोगों के पास Kc की वैल्यू ये हासिल हुई है। तो इसका मतलब क्या है उसामा, इसका मतलब क्या है? जियाना मसगर सीरत रानी सीरत रानी जी सना गफ्फार सर केसी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये जिस वक्त आप लोगों ने परफॉर्मेंस की है पहले आप लोगों के पास रिजल्ट कैसी की वैल्यू हासिल हुई है 4.64 इंटू 10⁻³ उसके बाद दूसरी मरतबा आपने परफॉर्म किया है तो आपके पास रिजल्ट आया 4.64 फिर तीसरी मरतबा परफॉर्म किया है तो वैल्यू आई है 4.66 इंटू 10⁻³ फिर आपने परफॉर्म किया है तो 4.65 इंटू 10⁻³ हासिल हुई है।
अब इससे आप लोग क्या इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के पास हासिल होती है, आप लोग क्या बता सकते हो? सना गफार। यस सर। क्योंकि इस कंडीशन में आप लोग बेसिकली ये बता सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हुआ है या लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हुआ है। क्या आप लोगों के रिएक्टेंट स्पीशीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुई है। इसके साथ आप लोग ये भी बता सकते हो कि आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम स्टेज पर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब नेगेटिव साइन का मतलब है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट स्पीशीज की कंसंट्रेशन कम है, जिसको सॉल्व करते हो तो आप लोगों के पास लेस देन ज़ीरो वैल्यू हासिल होती है, जो इंडिकेट करती है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। और जिस वक्त हम लिखते हैं 10 रेज पावर -3 और 10 रेज पावर -5, तो इसमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू लेस है? सर -3 ग्रेटर है और -5 लेस होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि जितना इसका आंसर जो है लेस नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा तो इसका मतलब है उस कंडीशन में इसी कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं 4.64 इंटू 10 रेज पावर -3 और 4.63 इंटू 10 रेज पावर -3, तो इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? सर 4.64 ग्रेटर वैल्यू है और 4.63 स्मॉल वैल्यू है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो एज कंपेयर टू दिस प्रोसीजर, दिस एक्सपेरिमेंट, आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो इसमें जो आप लोगों ने यूज़ की है उसकी निस्बत कम है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो इसमें आप लोगों के पास बनी है उसकी निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोगों के सर पास ये ये इतना आंसर जो है स्लाइटली इसकी सा निस्बत ज़्यादा डिफरेंस है, ये इतना स्लाइटली सा डिफरेंस है, इससे जो है फर्क पड़ता होगा प्रोडक्ट पे? पर यह स्लाइटली डिफरेंस मैटर करता है कि आपने कितने टाइम इंटरवल के बाद कंसंट्रेशन को फाइंड किया है। अगर आप लोग एक एक सेकंड के बाद मेजर कर रहे हो तो उस कंडीशन में अफेक्ट होता है, और अगर आप लोग 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो कंसंट्रेशन को, तो उस कंडीशन में इस वैल्यू या इस कंसंट्रेशन से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रिएक्शन जो है एक एक सेकंड के बाद जब मॉनिटर कर रहे हो तो उस कंडीशन में ये वैल्यू काफ़ी मानी रखती है, क्योंकि आप लोगों का रिएक्शन हो सकता है 1 घंटे में या 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर आप लोगों का रिएक्शन ही ऐसा है कि जो महीने के बाद कंप्लीट होता है तो उस कंडीशन में ये स्लाइटली चेंज कंसंट्रेशन जो है वो मायने नहीं रखती। उस कंडीशन में आप लोग ये कह सकते हो कि कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू में मतलब कि वो एप्लीकेबल होती है या फिर ये जस्ट हम एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं और इन एक्चुअल डिफरेंस आता है? ये जो रिजल्ट है जो रिपोर्टेड है ये वो वैल्यू हैं जो किसी ने परफॉर्म की हैं, परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि जो भी बुक पब्लिश होती है, जो भी डेटा बुक के अंदर दिया होता है वो चीज़ होती है जो किसी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको उस ऑथर ने बुक की फॉर्म में समराइज करके उसको पब्लिश किया है। इसका मतलब है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट किसी ने परफॉर्म किया है, उसका जो रिजल्ट आया है, जो डेटा है वो यहाँ पर मेंशन है।
ओके यानी कि ये रफली यानी कि नहीं किया हुआ। अब आप लोगों के पास डिफरेंट रिएक्शन हो सकते हैं और उसकी बेस पर आप लोग केसी जो कांस्टेंट है, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसका यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। केसी का यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं। अब आप लोगों के पास सपोज ये एक रिएक्शन है जिसमें आप लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन के साथ, जिसके ज़रिए आप लोगों के पास अमोनिया गैस सिंथेसाइज होती है। अब जिस वक्त आप लोग KC कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये रिएक्टेंट स्पीशी है और ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट स्पीशी है। और हमें पता है KC जो है वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी। तो इसका मतलब है KC इक्वल होगा तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और इसके जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हम पावर के साथ लिखते हैं। इसी तरह डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट स्पीशी में आप लोगों के पास नाइट्रोजन गैस आती है और हाइड्रोजन गैस आती है। तो उस कंडीशन में हम नाइट्रोजन गैस और इसके पावर में हम इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स 1। इसी तरह हाइड्रोजन गैस, इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 है तो इसकी पावर में हम 3 लिखते हैं। अगर आप लोग इसका रिवर्स देखते हैं कि अमोनिया गैस डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होती है और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इसके ये जो है वो आप लोगों के पास प्रोडक्ट स्पीशी है और ये आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी है। तो उस केस में आप लोग जिसको कहते हैं KC कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और इसकी पावर 1 इसके साथ इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और इसकी पावर जो है वो 2। इसी तरह अगर आप लोग इसके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हो, डबल करते हो, तो उसी रेशियो के साथ आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होते हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट इक्वेशन में आप लोग इस सभी के नंबर ऑफ मोल्स डबल करते हो तो इसके भी 2 होंगे, इसके 6 हो जाएंगे और इसके 2 हो जाएंगे, सॉरी 4 हो जाएंगे, कि हर नंबर ऑफ मोल्स की अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगी। अब जिस वक्त हम इसकी KC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये वाली वैल्यू जो है वो मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोल्स पर dm³ होता है, यूनिट मोलर कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होती है मोल पर dm³ और उसका स्क्वायर। अब नाइट्रोजन का 1 मोल है, इसकी वैल्यू भी आएगी मोल पर dm³ और हाइड्रोजन के लिए जो यूनिट आएगा वो भी मोल पर dm³ और इसका क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर है मोल पर dm³ का और नीचे आप लोगों के पास dm³ का 4 आता है। अब dm³ जो है 4 में से 2 माइनस होते हैं तो आप लोगों के पास स्क्वायर बाकी बच जाता है और स्क्वायर जो है वो माइनस में ही हासिल होता है। और जिस वक्त इसको हम रिवर्स करते हैं तो dm जो है क्यूब की जगह पर हेक्सा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास स्क्वायर बाकी बचा है, क्योंकि इसके साथ आप लोगों के यूनिट को कैंसल आउट करना है और उसके रिजल्ट में जो आप लोगों के पास बाकी बचेगा उसको हम यूनिट के तौर पर लिखते हैं। और अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के सेम होते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर भी सेम यूनिट होना है, इसमें भी सेम यूनिट होना है और उसकी वैल्यू यानी कि स्क्वायर या पावर जो है वो भी सेम होगी। तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे के कैंसल आउट कर देते हैं और उस कंडीशन में KC का कोई यूनिट नहीं होता। इसका मतलब है KC कांस्टेंट जो KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका यूनिट डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास KC का कोई यूनिट हासिल नहीं होता, केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई यूनिट हासिल नहीं होता। और अगर आप लोगों के पास
रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज पर, तो उस कंडीशन में Kc का यूनिट होगा, और वो आप लोग कैलकुलेट करके फिर बताते हो कि Kc का यूनिट क्या है। एक और स्टेज होती है जिसको हम, जिस तरह आप लोगों ने रिएक्शन किया है, रिएक्शन करने के बाद आप लोग कैलकुलेट करते हो कि सपोज ये आप लोगों के पास कंसंट्रेशन हासिल हुई है, उसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट, जिसमें आप लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट स्पीशीज। जिस तरह आप लोग Kc की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, बिल्कुल सेम इसी तरह आप लोग कोशेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो, और उसके बाद चेक करते हो कि Qc की वैल्यू Kc वैल्यू से कम है या ज़्यादा है, या Qc की वैल्यू Kc के इक्वल है, और उस बेस पर आप लोग बताते हो कि आप लोगों का रिएक्शन मज़ीद फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या रिवर्स डायरेक्शन में होगा या इक्विलिब्रियम स्टेज में है। और वो किस तरह बताते हो? अगर आप लोगों के पास Qc की वैल्यू लेस देन Kc से हासिल होती है, तो इसका मतलब है कि नेट रिएक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट साइड पर मूव होगा, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में शिफ्ट होनी है अभी। और अगर आप लोगों के पास Qc की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन Kc है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज से भी आगे निकल चुका है। तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्टेंट स्पीशी जो है वो प्रोडक्ट स्पीशी जो है वो रिएक्टेंट बनाना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप लोगों के पास Qc की वैल्यू Kc के इक्वल आती है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन में मज़ीद चेंज नहीं आता, क्या आप लोगों का रिएक्शन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज में है, ना ही वो राइट साइड पर मूव करेगा ना ही लेफ्ट साइड पर मूव करेगा। जिस तरह आप लोग डिफरेंट टाइम के बाद कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हो या Kc की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, इसी तरह आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन में डिफरेंट टाइम के बाद जो आप लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हो रेट कांस्टेंट की, वो यहाँ पर आप लोगों के पास Qc की फॉर्म में हासिल होती है। और ये Qc जो है वो रेशो होता है बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पीशीज डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज। क्योंकि हमें तो ये पता नहीं होता केमिकल इक्विलिब्रियम जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या रिवर्स डायरेक्शन में है या क्या नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों ने डिफरेंट टाइम के बाद मेजर करके फिर बताना होता है। और उस कंडीशन में आप लोग बताते हो अगर Qc की वैल्यू ग्रेटर देन Kc है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गए। और अगर आप लोगों के पास Qc की वैल्यू लेस देन Kc है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के रिएक्टेंट स्पीशीज जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। और अगर आप लोगों के पास Qc की वैल्यू Kc के इक्वल आती है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन पहले ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो वो किसी साइड पर शिफ्ट नहीं होगा, ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी और ना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट स्पीशी के अंदर कन्वर्ट होंगे। जिसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ली शार्टलियर प्रिंसिपल। अब ली शार्टलियर प्रिंसिपल ऐसा मेथड है कि अगर आप लोग रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल करने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल करने की कोशिश करता है, और उस वजह से फिर दोबारा से रिएक्शन या तो राइट साइड पर मूव करता है या लेफ्ट साइड पर मूव करता है, और दोबारा से रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो हासिल हो जाती है। ली शार्टलियर कहता है अगर आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करते हो, तो उस कंडीशन में रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेज में कन्वर्ट करने की अपने आप को कोशिश करता है। अब डिस्टर्ब हम किस तरह करते हैं?
हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट को चेंज कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हैं, हम प्रेशर को चेंज कर सकते हैं, हम वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। ये जो फैक्टर हैं इनकी मदद से हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करवा सकते हैं। इसकी मदद से हम केमिकल इक्विलिब्रियम को या रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और वो किस तरह करवाते हैं? नमस्कार। आपके ख्याल में जब प्रेशर है या सपोज ये आपके पास केमिकल इक्वेशन है जो आपको नजर आ रही है जिसमें नाइट्रोजन गैस का रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोजन के साथ और आप लोगों के पास अमोनिया गैस बनती है, तो इस कंडीशन में जिस वक्त रिएक्शन होगा तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? सर इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जी अतीकुर रहमान। सर ये रिएक्शन हो रहा है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा आई थिंक। किंजा। फरियाज। जी सर डिक्रीज होगा क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप है। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ मोल्स पर, कि नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और अगर आप लोगों का रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट स्पीशी के और प्रोडक्ट स्पीशी के सेम रहते हैं तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था जिसके ज़रिए आप लोगों ने बताया था कि रिएक्शन होता है या नहीं होता है। और इस तरह आप लोग बताते हैं कि यहाँ पर आप लोगों जो केमिकल इक्वेशन है उसमें नाइट्रोजन गैस रिएक्शन करती है हाइड्रोजन गैस के साथ, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास अमोनिया गैस बनती है। और इसमें आप लोगों के पास रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 4 हैं, कि एक नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल है और 3 हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं। दोनों कंबाइन होते हैं तो आप लोगों के पास 2 मोल्स अमोनिया गैस बनती है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, जिसके ज़रिए नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं जिस वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। और जिस वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे, तो इसका मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और अगर आप लोग वॉल्यूम इस रिएक्शन का इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में इसके इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो डिस्टर्ब होगी। इसी तरह अगर आप लोग रिएक्टेंट स्पीशी की कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम करते हैं तो उस कंडीशन में भी इसकी इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो डिस्टर्ब होती है। अब आपके पास हर स्टूडेंट के पास 2 मिनट का टाइम है और आप लोग ये पॉइंट सोचें कि किस तरह जिस वक्त आप कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा करते हो रिएक्शन के अंदर तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या रिवर्स डायरेक्शन में होगा। अगर आप लोग नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या रिवर्स डायरेक्शन में होगा, या नाइट्रोजन गैस को इस रिएक्शन में से रिमूव करते हो तो उस कंडीशन में रेट ऑफ जो इक्विलिब्रियम स्टेज है वो लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर शिफ्ट होती है, कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या रिवर्स डायरेक्शन में होगा। इसी तरह अगर आप लोग हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में इसमें क्या इफेक्ट होता है। इसी तरह अगर आप लोग अमोनिया गैस की कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में इस पर क्या इफेक्ट होता है। और आपके पास 1 मिनट का टाइम है और उसके बाद मैंने आप लोगों से रेंडमली किसी स्टूडेंट से पूछना है कि इस पर क्या इफेक्ट होता है किसी भी इनमें से अगर किसी
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को रिमूव या ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेज राइट साइड पर शिफ्ट होगी या लेफ्ट साइड पर? हाँ यही है। बहुत सिंपल। हाँ ये अब किसी भी बैंक में चले जाएं, लिखा हुआ 3-4 बैंक, अलाइड बैंक, मैजान बैंक या बैंक अल हदीद, इनमें जमा करवा दें, एक कॉपी आ जाएगी। एक कॉपी वो ले लेंगे और एक कॉपी तुम्हें दे देंगे। ठीक है। जो ओरिजिनल कॉपी मुझे सैंपल के साथ भेजनी है उनको? नहीं ओरिजिनल नहीं करनी, इसकी फोटो कॉपी करवा कर वो अपने सैंपल के साथ भेजनी है, ओरिजिनल अपने पास रखनी है। ठीक है। और जो आपके पास वो जो जहाँ पर शो किया हुआ है ना कि ये पेड कर दिया, ठीक है, वहाँ पर वो ग्रीन सिग्नल में आ जाएगा और वहाँ पर शो हो जाएगा, उसी वक्त पे आपका सैंपल जो चार्जेस हैं वो पेड हो जाएगा। ठीक होगा। और फिर आपने फिर TCS करना है, वो जो पर्सन लिखा हुआ है ना उधर, मेरे ख्याल में अजहर है, क्या नाम है वो, वहाँ पे आ जाता है कि सेम के लिए सैंपल किसको भिजवाना है। हाँ नहीं उधर भिजवा देगा। क्या लिखा है? रिकमेंडेशन लेटर मैंने कहा था आपको बात है, मैंने निकाल दी है। ये किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? ये जो चाइना की स्कॉलरशिप, उनसे कहो किसने किसने दिया है? एक फेल साहब ने बना दिया और एक मौसम ने। करो खुद ही इसकी टाइपिंग कर लो। ठीक है, इसी तरह लिख कर ले आना, फिर मेरा नाम लिख देना, यहाँ पर लेक्चर लिख देना, उसके बाद डिपार्टमेंट सारा कुछ तो यही आएगा। यहाँ पर उनको कौन चेंज कर देना? हाँ बस नाम चेंज कर देना, मेरा नाम लिख दें तो मैं उसको साइन कर देता हूँ। ठीक अप्लाई भी किया है कहीं? एक दो जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि स्कॉलरशिप सभी ओपन होगी, चाइना की जगह ओपन है। सर मैं 1 मिनट पहुँचता हूँ अभी। जी सना। सर अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लेस होगी तो वो रिवर्स मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, और अगर ज्यादा होगी तो राइट पे मूव करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेम अगर प्रोडक्ट की ज्यादा होगी तो वो लेफ्ट पे मूव करेंगे, रिवर्स रिएक्शन होगा, और अगर वो लेस होगी प्रोडक्ट की तो वो फॉरवर्ड होंगे और राइट मूव करेंगे रिएक्शन। इसका मतलब है कि अगर आप लोग नाइट्रोजन गैस में इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन गैस ज़्यादा ऐड करते हो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड वाइज में रिएक्शन करेगा, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। यस सर। इसी तरह अगर आप लोग इसमें से नाइट्रोजन गैस को रिमूव करते हो तो उस कंडीशन में इस साइड पर नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन कम होगी, जिसकी वजह से ये अमोनिया डिकम्पोज होकर मज़ीद नाइट्रोजन गैस जो है वो बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह इस रिएक्शन में से अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस ऐड करते हो इस रिएक्शन के अंदर तो उस कंडीशन में भी यह रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट और राइट शिफ्ट होता है, और अगर इसमें से आप लोग हाइड्रोजन गैस को रिमूव करते हैं तो उस कंडीशन में ये राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आप लोग इस रिएक्शन के अंदर अमोनिया गैस ऐड करते हो तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और अगर आप लोग इसमें से अमोनिया गैस को रिमूव करते हो तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और इस तरह हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करके केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज को डिस्टर्ब करते हैं, और वो दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेज हासिल करने के लिए रिएक्शन जो है
या तो राइट साइड पर मूव करता है या लेफ्ट साइड पर मूव करता है, और वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको कम किया है या ज़्यादा किया है। इसी तरह आप लोगों ने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम किया है या ज़्यादा किया है, और उस बेस पर हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज राइट साइड पर शिफ्ट हुई है या लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हुई है। ये आप लोगों का कंसंट्रेशन अफेक्ट है कि जिसमें आप लोग रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करते हो तो उस कंडीशन में उसकी शिफ्टिंग होती है। दूसरा फैक्टर है कि जिस वक्त आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हो या वॉल्यूम को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में इसमें क्या अफेक्ट होता है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों के क्लास का लेक्चर भी टाइम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का लास्ट चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 15 जो है। जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलें, वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो इस क्लास में एब्सेंट हैं। अगर वो प्रेजेंट है तो वो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। आयशा अरशद, आयशा अरशद, मोहम्मद शाहिद सरवर, मोहम्मद शाहिद सरवर, जोहा यासीन, प्रेजेंट सर। जोहा यासीन आपका अटेंडेंस हो गई है। इसके बाद एन सेक्शन में से जो स्टूडेंट एब्सेंट हैं वो अपना नाम सुन लें। उस्मान हुसैन उसामा, रिजवानुल्लाह खान, इसके अलावा बाकी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। चलिए, इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।